कोलकाता का एक परिवार जो कि अपना हंसी खुशी जीवन बिता रहा था, लेकिन उस परिवार में 3 आदमी थे, 3 सदस्य थे, जिसमें कि एक उसकी पत्नी, एक वो उसका पति और एक उसका बेटा। 3 इंसान एक घर में रह रहे थे, लेकिन उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। घर हर तरीके से संपन्न था, चाहे वो पैसों से हो या फिर प्यार से। लेकिन पत्नी की एक गलती उस परिवार को ले डूबी। उसे गलती भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसने ऐसी कोई गलती भी नहीं की थी। ये एक मामूली सी बात थी जो उनके परिवार पर काफी ज्यादा भारी पड़ चुकी थी। ये जो बात थी वो थी सिर्फ एक विश्वास की और एक भरोसे की, जो कि उसने अपने एक रिश्तेदार पर किया था। जब ये बात सोशल मीडिया के जरिए पूरे देश में फैली और इस बात की चर्चा हर एक आदमी के मुंह से सुनी गई, तो हर एक इंसान ने यही कहा कि आज तक हमने ये सुना था कि दूसरों पर, अपने परिवार से अलग जो व्यक्ति है उन पर भरोसा करना शायद मुश्किल है, क्योंकि आजकल किसी पर भरोसा नहीं है जैसा आज का समाज है। लेकिन यहाँ पर जो कहानी में हुआ वो अपने ही एक रिश्तेदार पर विश्वास करने से हुआ था, जिसमें हर लोग परेशान थे कि अब तक ये है कि दूसरे इंसानों पर भरोसा नहीं करना, लेकिन इंसान अपने ही रिश्तेदारों पर भरोसा ना करे, ये आज से पहले कहीं नहीं सुना गया था। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर की। दरअसल यहाँ का एक थाना है बहेला। इसी थाने क्षेत्र की एक कॉलोनी है, पोस्ट कॉलोनी, जिसका नाम है पर्णाश्री। पर्णाश्री कॉलोनी में एक परिवार रहता है, जिसमें 2 पति पत्नी और एक उनका बेटा। पत्नी का नाम सुष्मिता, पति का नाम तमन और उनका एक बेटा है जिसकी उम्र 13 साल है, उसका नाम है तमोजीत। ये वहीं के एक फ्लैट में रह रहे थे और अपना जीवन गुजार रहे थे। हर तरीके से इनका परिवार संपन्न था, क्योंकि सुष्मिता एक सरकारी टीचर थी और तमन एक बैंक में कर्मचारी था। सुष्मिता को गहने और पैसे जोड़ने का बहुत ही ज्यादा शौक था, जिससे कि वो इकट्ठा करने के बाद कुछ न कुछ अपने घर में हर कीमती सामान को लाने की कोशिश करती थी। 6 सितंबर 2021 की बात है। तपन रात के 8 बजे अपने घर के लिए निकलता है और 8:30 बजे तक वो अपने घर पहुंचता है। जैसे ही वो अपने घर पहुंचता है तो उसका सबसे पहला जो शक था, जो उसकी परेशानी थी, वो ये थी कि आज से पहले उसके घर का दरवाजा कभी भी खुला नहीं मिला, लेकिन आज पहले ही उसका घर का दरवाजा खुला था और जिसे लेकर वो परेशान था। जैसे जैसे वो अपने घर में कदम रख रहा था, उसे खून से भरा फर्श मिल रहा था और आसपास का जितना भी घर का सामान था वो भी सब बिखरा हुआ था, जिसे देखकर उसकी चिंता बढ़ रही थी। जैसे जैसे वो अपने बेडरूम की तरफ बढ़ रहा था, उसकी दिल की धड़कनें काफी तेज हो रही थी। लेकिन जैसे ही वो अपने कमरे की तरफ बढ़ा, उसे देखकर वो इतना ज्यादा हैरान था कि उसकी दिल की धड़कनें शायद सच में ही रुकने को तैयार थी। उसके सामने उसकी पत्नी की लाश पड़ी थी बेड पर, और जो कि खून से लथपथ थी, जिसे देखकर वो अपने बेटे को याद करता है और दौड़ता हुआ अपने पूरे घर में अपने बच्चे को ढूंढता है, तमोजीत को। तमोजीत अपने कमरे में बैठा हुआ था, लेकिन उस समय वो मर चुका था। जिसने भी तमोजीत को और तपन की पत्नी को मारा, उन्होंने उसी हाल में छोड़कर वो वहां से फरार हो चुके थे। तमोजीत अपनी ऑनलाइन क्लास लेता था, क्योंकि ये जो वाक्य था ये कोरोना के दौर का वाक्य था, जिस समय बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चलती थी। तमोजीत जिस समय लैपटॉप पर बैठकर क्लास ले रहा था, शायद उसी समय जो कातिल थे उन्होंने उसको मारा और उसी हालत में उसे बैठी हुई अवस्था में छोड़कर निकल गए। जैसे ही तपन ने अपने बच्चों को देखा, अपने बच्चे और अपनी पत्नी को, वो काफी ज्यादा अपनी सुध बुध खो चुका था।
लेकिन जैसे ही उसने रोना पीटना शुरू किया तो मोहल्ले के आसपास के सभी लोग वहां पर इकट्ठा हो गए, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस मौके पर तपन के घर पर पहुंची। तपन के घर पहुंचने के बाद पुलिस ने जो वाकया देखा, पुलिस भी एक बार सहर गई। पुलिस का जो शक था वो एक बार को तपन के ऊपर गया, लेकिन जब लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया तो तपन से पूछताछ शुरू करी गई। तपन ने बताया कि जिस समय उसके घर में ये वाकया हुआ उस समय वो अपने बैंक में अपनी नौकरी पर था। तपन के बताए अनुसार पुलिस ने सारी छानबीन करी और तपन के बैंक में पूछताछ करी तो पता चला कि तपन उस समय 6 सितंबर को अपने बैंक में ही था। पुलिस ने फिर भी अपनी छानबीन को जारी रखा, क्योंकि पुलिस को लग रहा था कि शायद तपन ने ही अपनी पत्नी और अपने बेटे का खून करवाया है। लेकिन तपन के खिलाफ पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था, कोई भी सबूत नहीं मिल रहा था, जिसके कारण पुलिस तपन से दोबारा से पूछताछ करती है, लेकिन तपन अपनी उसी बात पर रुका हुआ था। पुलिस को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि शायद तपन ने अपनी पत्नी का खून करवाया है, लेकिन उस खून को करवाने में उसने किसी और की मदद ली है, जिसके जरिए उसने खून करवाया है ताकि उस पर कोई भी बात ना आ सके। लेकिन पुलिस ने आस पड़ोस में जब पूछताछ करी तो पूछताछ में पड़ोसियों ने बताया कि सुष्मिता एक समझदार और सुलझी हुई महिला थी, जो कभी भी अपने घर का दरवाजा किसी अनजान के लिए नहीं खोलती थी। हमेशा वो अपने रिश्तेदारों के आने पर या फिर अपने पति के आने पर ही दरवाजे को खोलती थी। लेकिन आज तपन के बताए अनुसार पहले ही दरवाजा खुला हुआ था। एक चाबी तपन के पास हमेशा रहती थी, लेकिन उसकी भी उसको जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जब उसने अपने दरवाजे पर हाथ लगाया तो वो दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। जब पुलिस ने अपनी आगे की कार्रवाई शुरू करी तो पुलिस का शक रिश्तेदारों की ओर बढ़ रहा था, क्योंकि जो मोहल्ले वाले थे उन्होंने बताया था कि सुष्मिता कभी भी किसी और के लिए दरवाजा नहीं खोलती थी। जब किसी और के लिए दरवाजा खुला ही नहीं तो आज सुष्मिता ने जिसके लिए दरवाजा खोला तो वो एक रिश्तेदार ही होगा। पुलिस की छानबीन जब आगे बढ़ी तो घर की तलाशी ली गई, लेकिन सुष्मिता का फोन और तमोजीत का लैपटॉप कहीं भी नजर नहीं आ रहा था, जिससे कि वो अपनी ऑनलाइन क्लास लेता था। आज भी तमोजीत स्कूल की ड्रेस में ही था जिस समय उसका खून हुआ। पुलिस ने सुष्मिता के फोन को सर्विलांस पर लगाया और उसकी सीडीआर निकलवाई। सीडीआर निकलवाने से पता चला कि सुष्मिता ने जो आखिरी बार अपने फोन से बात की थी वो अपने पति से की थी, और सबसे ज्यादा जो बात की जाती थी वो अपने पति से और अपने 5 रिश्तेदारों से की जाती थी। अब तपन से पुलिस का शक कम हो चुका था, जो कि रिश्तेदारों की तरफ पुलिस का शक बढ़ रहा था। जो लास्ट कॉल, जो 5 व्यक्ति थे जिनसे सबसे ज्यादा बात होती थी, पुलिस ने सबको हिरासत में लिया और पूछताछ को शुरू किया, जिसमें सुष्मिता के 2 मौसेरे भाई भी थे जिनसे पुलिस ने पूछताछ करी। जो 2 भाई थे उसमें एक का नाम संजय दास और दूसरे का नाम संदीप दास था। दोनों ही सीसीटीवी कैमरों की शॉप पर काम करते थे और उन्हें सीसीटीवी कैमरों के बारे में सबसे ज्यादा नॉलेज थी। पुलिस ने आसपास के जो सीसीटीवी कैमरे थे, जो फुटेज थी, वो वहां पर जब चेक करी तो पता चला कि जो बिल्डिंग थी जिसमें सुष्मिता रहती थी उस बिल्डिंग के सारे सीसीटीवी कैमरे खराब थे, जिसके बाद पुलिस ने बिल्डिंग तक पहुंचने वाले हर रास्ते के सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू किया, जिसमें पुलिस को कुछ भी सुराग ऐसा नहीं मिला जिससे पुलिस कातिल तक पहुंच सके। लेकिन जब पुलिस ने सुष्मिता के 2 मौसेरे भाई संजय और संदीप से, जो कि महेश तला के घोषपाड़ा श्यामपुर के रहने वाले थे, उनसे पूछताछ शुरू करी,
लेकिन दोनों के दोनों पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने उस दिन के बारे में उनसे पूछा कि उस दिन वो लोग कहाँ पर थे, जिसमें संदीप और संजय बताते हैं कि उस दिन उन्होंने उस कॉलोनी के एक घर में कैमरे लगाए, दूसरी कॉलोनी में कैमरे लगाए। जहां जहां उन्होंने पुलिस को बताया, पुलिस उन्हें लेकर उन घरों में पहुंची, लेकिन हर जगह से नेगेटिव रिस्पॉन्स पुलिस को मिल रहा था, जिसके कारण पुलिस का शक दोनों भाइयों पर जा रहा था। जिसके बाद उन दोनों से सख्ती से पूछताछ की गई और सख्ती से पूछताछ करने पर दोनों टूट गए और दोनों ने पुलिस के सामने एक ऐसा सच रखा जिसे सुनकर पुलिस भी हैरान थी। उन्होंने बताया कि सुष्मिता हमेशा संदीप को पैसे उधार दिया करती थी। संदीप का जो काम था वो काफी धीमा था, जिसके कारण उसे पैसों की तंगी रहती थी। जब भी संदीप को पैसों की जरूरत पड़ती थी, वो अपनी बहन सुष्मिता के घर जाया करता था और उससे पैसे लिया करता था, कभी 1000 रुपए और कभी 2000 और कभी 5000। ज्यादा रकम नहीं थी, लेकिन उधार उसका चलता रहता था। एक दिन उसने सुष्मिता को कहा कि ये बात अपनी मौसी को ना बताए, अगर उसकी माँ को ये बात पता चली तो वो उस पर से विश्वास उठा लेगी, क्योंकि संदीप की माँ संदीप पर काफी ज्यादा भरोसा करती थी और उस पर विश्वास करती थी। सुष्मिता ने इस बात को हमेशा दबा कर रखा, लेकिन एक दिन सुष्मिता अपनी मौसी के घर गई और उसकी बातों ही बातों में ये बात निकल गई कि उसका जो भाई है संदीप, वो उससे हमेशा उधार मांगता रहता है, जिस पर वो गलती कर बैठी। ये गलती उसके लिए बहुत ही ज्यादा भारी पड़ी। जब संदीप को ये बात पता चली, शाम को जब संदीप अपने घर पहुंचा तो उसकी माँ ने उससे सवाल किया कि तुम सुष्मिता से पैसे उधार क्यों लेते हो, तुम्हारे ऊपर ऐसा कितना कर्जा है जो तुम इस तरीके से अपनी बहन से उधार ले रहे हो। ये बात अच्छी नहीं है एक लड़की के पैसों को इस्तेमाल करना। जब संदीप को ये बात पता चली तो उसका गुस्सा काफी ज्यादा बढ़ चुका था, जिस पर उसने एक प्लान बनाया अपनी बहन से लूटपाट करने का और उसे मारने का। उसने पहले तो यही सोचा था कि शायद अगर मेरी बहन अपने घर में रखा हुआ जेवर और पैसे उसे दे देगी तो शायद उसे मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर वो उसे नहीं देगी तो उसे मारने की जरूरत पड़ेगी। संदीप अपने दूसरे भाई संजय को अपने साथ में लेता है और दोनों ही 6 सितंबर दोपहर 2 बजे के बाद सुष्मिता के घर की बेल बजाते हैं। सुष्मिता घर का दरवाजा तभी खोलती थी जब कोई रिश्तेदार होता था। सुष्मिता ने पहले पूछा कि कौन है। जब संदीप और संजय ने बताया कि दोनों ही मौसी के भाई हैं, तो सुष्मिता ने गेट खोला और गेट खोलने के बाद दोनों को अच्छे से खुशी खुशी अंदर बुलाया। सुष्मिता उस दिन काफी खुश थी दोनों अपने भाइयों को देखकर। सुष्मिता ने दोनों भाइयों को घर में बिठाया और बिठाने के बाद उन्हें चाय पूछने लगी और कहने लगी कि मैं अभी आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। सुष्मिता अपने दोनों भाइयों के लिए चाय बनाकर लाती है, दोनों चाय पीते हैं और अपने बेटे तमोजीत की जो ऑनलाइन क्लास चल रही थी वो डिस्टर्ब ना हो, इस वजह से सुष्मिता अपने बेटे का कमरे का बाहर से दरवाजा बंद कर देती है। जिसके बाद दोनों भाई संजय और संदीप चाय पीते हैं और चाय पीने के बाद सुष्मिता को धमकी देते हैं कि तुम्हारे पास जितना भी जेवर है, सोने के गहने वगैरह और या नकदी है, सब हमें दे दो। तब सुष्मिता उनसे विनती करती है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं अपना जो भी पैसे होते हैं मैं उनको अपने काम में ले लेती हूँ। लेकिन संदीप और संजय सुष्मिता की बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं थे। वो हर तरफ उसे घुमाते हैं, घर में उसे चाकू की नोक से डराते हैं, धमकाते हैं कि अगर तुमने घर में शोर मचाने की जरूरत करी, किसी मोहल्ले वाले को बुलाने की कोशिश करी तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगी। जिस पर सुष्मिता उनसे रिक्वेस्ट करती है, उनसे गुहार लगाती है कि उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन संजय और संदीप उसे चाकू की नोक पर पूरे घर में घुमाते हैं, हर अलमारी को, हर बेड को खंगलवाते हैं कि शायद उन्हें कुछ मिल जाए। लेकिन जब उनके हाथ में उसके सामने कुछ नहीं मिला तो उन्होंने उसे मारने की कोशिश करी, जिस पर सुष्मिता ने काफी ज्यादा मरने से पहले विनती करी कि वो सुष्मिता को खत्म कर दे, लेकिन उसके बच्चे तमोजीत का इसमें कोई कसूर नहीं है, वो उसको ना मारे, अभी उसकी जिंदगी शुरू ही हुई है, उसकी पूरी जिंदगी उसके सामने है।
लेकिन जैसे ही वो सुष्मिता को मारते हैं तो तमोजीत को शोर सुनाई देता है और वो अपनी खिड़की से झांकता है, जिसमें वो अपने दोनों मामा को पहचान लेता है। जिसके बाद संदीप और संजय दोनों ही बेरहमी से तमोजीत को भी धारदार चाकू से उसके गले को रेत देते हैं और उसके बाद अपने बहन के घर से जो भी उन्हें सामान मिला कीमती, उस सामान को लेकर वो वहां से फरार हो जाते हैं। जो सामान मिला था, जो थोड़ा बहुत जेवर मिला था घर से, वो 30,000 रुपए में बेचकर वो अपने कर्जे को उतारने की कोशिश करते हैं। लेकिन संदीप और संजय इतने शातिर थे, जब उन्हें पता चला कि उनका जीजा तपन अपने पत्नी को देखने के लिए जब घर पे आ चुका है, उसे पता चल चुका है कि सुष्मिता और उसका बेटा मर चुका है, संदीप और संजय दोनों ही अपने जीजा के साथ में खड़े हो जाते हैं उसे तसल्ली देने के लिए। जब इतनी बात संजय और संदीप ने पुलिस को बताई और अपना जुर्म कबूल किया, तो पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। लेकिन जब ये बात सोशल मीडिया के जरिए सबके सामने पहुंची तो हर कोई हैरान था, परेशान था कि अपने रिश्तेदारों पर विश्वास करना एक महिला को इतना भारी पड़ेगा। शायद उसने भी इस बात का अंदाजा नहीं लगाया होगा। दोस्तों, इस पूरी कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है। इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को एक सच्ची खबर इसलिए सुनाती हूँ ताकि आप लोग सावधान रहें और आपके आसपास अगर ऐसे कोई लोग हैं तो उनसे सावधान रहें। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था, आपको दुखी करना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था। आप जहां भी रहें खुश रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।